नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा बैनर्जी। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नलबाड़ी में चुनाव प्रचार करा। उनकी इस रैली में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों को रामनवमी की बधाई दी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है। नॉर्थ ईस्ट तो खुद ही मोदी की गारंटी का गवाह है। पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है और नॉर्थ ईस्ट तो खुद ही मोदी की गारंटी का गवाह है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने सिर्फ समस्याएं दी थी, उसे बीजेपी ने संभावनाओं का स्रोत बना दिया है। कांग्रेस ने अलगाववाद को खाद पानी दिया, मोदी ने पूर्वोत्तर को गले लगाने का काम किया। मोदी ने शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किए। जो कांग्रेस के 60 वर्षों में नहीं हुआ, वो मोदी ने 10 वर्षों में करके दिखाया। क्योंकि मेरे लिए आपके सपने, ये मेरा संकल्प है। आम आदमी पार्टी ने आज लोकसभा कैंपेन की वेबसाइट की शुरुआत की। पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप के वरिष्ठ नेता और सांसद संजीत सिंह, मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि दिल्ली में काम रोकने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती हैं तो वो कहती है हमें केजरीवाल जी के द्वारा बनाए गए स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया जी के द्वारा बनाए गए स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। एक ऐसा दिल्ली मॉडल, एक ऐसा काम का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। अब अमेरिका वाला कहता है केजरीवाल से सीखो, कैसे मोहल्ला क्लिनिक बनता है, कैसे यहां पर स्कूल बनते हैं बच्चों के लिए। फ्री बिजली किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि फ्री बिजली भी दी जा सकती है। आजादी के बाद पहली सरकार है जिसने फ्री बिजली योजना लागू की, फ्री पानी की योजना लागू की, फ्री बस की यात्रा की योजना लागू की, 1000 रुपए प्रति माह देने की योजना लागू की, फरिश्ते स्कीम की योजना लागू की। और उसके बाद मुनाफे का बजट। अभी वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया था, आतिशी जी ने असेंबली में। मुनाफे का बजट। दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जो मुनाफे का बजट देता है, इतने सारे काम करने के बावजूद। क्योंकि जो केजरीवाल का अर्थशास्त्र है वो कहता है जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च करो। नरेंद्र मोदी जी का जो अर्थशास्त्र है वो कहता है जनता का पैसा अपने चंद दोस्तों के ऊपर खर्च करो। तो राम राज्य को लेकर हमारी जो कल्पना है उसको हम जमीन पर पूरा करके दिखाएंगे, उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। और जो भी लोग हमारी राम राज्य की कल्पना को देखना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पर जरूर जाए। क्या काम हमने दिल्ली में किया है, क्या काम हमने पंजाब में किया है, वो काम लोग देखें, जानें और तब हमारे साथ जुड़े। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी की चीफ अखिलेश यादव ने बुधवार को इंडिया ब्लॉक के तहत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दोनों नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई सवाल उठाए। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने एएनआई को बहुत लंबा इंटरव्यू दिया। स्क्रिप्टेड था मगर फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री जी ने उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर ये सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे
तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? और जिन तारीखों पे उन्होंने आपको पैसा दिया, उसको आपने क्यों छुपाया था? पता लगता है हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, किसी कंपनी पर शुरू होती है, उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सड़क पे इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं, एक्सटॉर्शन कहते हैं सड़क पे। तो ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन रोकने के लिए आपकी क्या रणनीति है? सॉरी, क्या? उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को रोकने के लिए आपकी क्या रणनीति, आप दोनों लोगों की? उत्तर प्रदेश में नेशनल लेवल पे मैं आपको हमारा फाउंडेशन बता देता हूं, और वही आइडियाज हम उत्तर प्रदेश में भी चलाएंगे। देखिए, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके, और जो बड़े बड़े अरबपति हैं, अदानी जी हैं, उनका पूरा सपोर्ट करके जो रोजगार पैदा करने का सिस्टम था, उसको उन्होंने कंप्लीटली खत्म कर दिया है। तो सबसे पहला काम, जो रोजगार हिंदुस्तान के युवाओं को मिलना चाहिए, उसको एक बार फिर स्ट्रेंथन करने का है। उसके लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में 2-3 आइडियाज दिए हैं। एक आइडिया रेवोल्यूशनरी आइडिया है, राइट टू अप्रेंटिसशिप। तो जो अमीर घर के बच्चे होते हैं वो अप्रेंटिसशिप करते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, पेड ट्रेनिंग होती है। तो हमने डिसाइड किया है कि हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के सब ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को हम अप्रेंटिसशिप का अधिकार देंगे। जो भी अप्रेंटिसशिप करना चाहेगा उसको प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकार में अधिकार मिलेगा, अप्रेंटिसशिप का अधिकार मिलेगा, ट्रेनिंग होगी, और 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का उस युवा के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। और ये करोड़ों युवाओं के लिए हम अधिकार दे रहे हैं। इससे एक ट्रेन्ड मैन पावर तैयार होगा, प्राइवेट कंपनीज को भी इसका फायदा होगा, सरकार को भी इसका फायदा होगा, और एक प्रकार से युवाओं के लिए ये एक जॉब मार्केट में एंट्री का सिस्टम हो जाएगा। दूसरी चीज, 30 लाख सरकारी रोजगार हैं जो नरेंद्र मोदी भर नहीं रहे हैं, वो वैकेंसीज हम युवाओं को देने जा रहे हैं। पेपर लीक की बात हुई है, उसके लिए हम कानून बनाएंगे, उसको हम खत्म कर देंगे। तो ये बात हुई युवाओं की। एक और हमारा आइडिया, क्रांतिकारी आइडिया, और ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बहुत फायदा मिलेगा इससे। हर गरीब परिवार की हम लिस्ट बनाएंगे, और हर गरीब परिवार में से हम एक महिला को चुनेंगे, और उसके बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए सरकार हर महीने बैंक अकाउंट में डालने जा रही है। किसानों की बात, किसान सिर्फ 2 चीजें मांग रहा है।
नरेंद्र मोदी से 10 साल मांगा, हमें सही दाम दिलवा दीजिए, और जैसे आपने 16 लाख करोड़ रुपए मतलब 24 साल का मनरेगा आपने अदानी जैसे लोगों का माफ किया, वैसा ही आप हमारा भी माफ कर दीजिए। और नरेंद्र मोदी मना करते हैं, उन पर फायरिंग करवा देते हैं, उनको डरा देते हैं। तो हमने लीगल एमएसपी का निर्णय ले लिया है। हिंदुस्तान में पहली बार लीगली गारंटीड एमएसपी होगी और हम उनका किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। यही मेन मुद्दे हैं चुनाव में। बीजेपी का मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें आपको उसका जो फाउंडेशन है, दो चीजें हैं। एक कि वो शायद 10-15 साल बाद ओलंपिक गेम्स इंडिया लाएंगे, और दूसरा एक या दो व्यक्तियों को वो चांद पे पहुंचा देंगे। तो ये बेसिकली चुनाव चल रहा है। शुक्रिया राहुल। राज्यसभा सांसद और राजद नेता मनोज कुमार झा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन हो सकता है, आप इसे बदल नहीं सकते। ये संविधान नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। वहीं मनोज झा ने कहा कि देश की जनता को संविधान बचाना है। आप सब जानते हैं कि 10 लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रतिदिन कहते हैं कि इस संविधान को हम बदल करके रख देंगे। अब आइए, कल नेता प्रतिपक्ष ने जब वो चुनाव प्रचार से लौटे तो उन्होंने कुछ बातें आपके समक्ष रखी। ये है भारत का संविधान, ये है भारत का संविधान, ये है भारत का संविधान। ये कागज के पन्ने को नहीं जोड़ा गया है कि आप कहेंगे कि ये पन्ने हैं, ये जिंदा दस्तावेज है। आपके जिंदा होने की गारंटी है, मेरे जिंदा होने की गारंटी है, आपके हकूक की गारंटी है, मेरे हकूक की गारंटी है। दलित, पिछड़े, अकलियत और अक्सरियत सबके होने की गारंटी है। आप इसमें बदलाव, संशोधन तो बहुत हुआ। आप कहते हो कि ये संविधान ही बदलना है, और आप खुद फेहरिस्त देख सकते हैं कि कौन कौन लोग ये बात कह रहे हैं। संविधान बदलने का आशय सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को परेशान नहीं करेगा। आखिर ये संविधान है क्या? ये आरक्षण की गारंटी है, शिक्षा की गारंटी है, रोजगार की गारंटी है। ये संविधान आपके मौलिक अधिकारों को संजो कर रखने के लिए प्रगति पथ पर सबको साथ लेके चलने की गारंटी है। अरे मोदी जी बड़ी बड़ी गारंटी दे रहे हैं, अपने लोगों को समझाइए कि ये संविधान जिसने इस देश को सांस लेने की जगह दी, उन तमाम घरों में जिसमें चिराग नहीं था, रोशनी नहीं थी, वहां तक रोशनी पहुंचाने का काम किया। आप उस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो व्यवस्था चाहिए। संविधान बनने के पहले महीनों साल तक संविधान सभा की बैठकें हुई। मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के अंदर इतनी संवेदना नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि संविधान सभा की बैठकों का आकलन करें। किसने क्या कहा, किसकी क्या सोच थी। फिर अंबेडकर साहब ने 1949 में आखिरी बैठक में क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये संविधान है, बड़ी अच्छी किताब है, आपके अधिकारों को महफूज रखने की बात है, लेकिन जिस व्यक्ति के हाथ में ये रहेगा, जिसका काम है संविधान को चलाना, क्रियान्वित करना, अगर वो व्यक्तियों का समूह और दल अच्छी नीयत का नहीं होगा, ये संविधान बचाव नहीं कर पाएगा। आज हम उस परिस्थिति में पहुंच गए जहां बेशर्मी से लोग कह रहे हैं, बेहयाई से लोग कह रहे हैं कि हम संविधान बदल के रख देंगे, हमें बहुमत इसलिए दो कि हम संविधान बदल के रख देंगे। ये शाश्वत है, इसमें संशोधन हो सकता है जरूरतों को के हिसाब से। इस किताब को कोई खारिज करने की कोशिश करे तो मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, सिर्फ हमारे सपोर्टर नहीं, देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक, इस राज्य के
हर व्यक्ति, हर नागरिक, हमारा वोटर ना भी हो, उससे अपील करता हूं, देख लो इनके मंसूबे क्या। ये 15 में जो बात उन्होंने कही 24 में दोहरा रहे हैं। ये आरक्षण खत्म करेंगे। अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने हाथ जोड़ के कहा कि जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करो। कोई एक शब्द बोला? प्रधानमंत्री जी बोले? हर बात पे बोलते हैं, खान पान पे बोलते हैं प्रतिदिन, लेकिन जहां जान बसती है भारत के संविधान पर कंप्लीट चुप्पी। लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के ठीक 3 दिन पहले छत्तीसगढ़ की कांकेर में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिराया। ये नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। वहीं कांकेर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम करने की तैयारी चल रही है। मुंबई में फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में गुरुग्राम के गांव स्थित महावीरपुरा कॉलोनी में रहने वाले विशाल उर्फ कालू के घर पर भी दिल्ली पुलिस की एक टीम पहुंची। फायरिंग के बाद जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में विशाल की पहचान की गई है। विशाल की पहचान होने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरुग्राम पुलिस से भी संपर्क किया। रविवार रात 11 बजे दिल्ली पुलिस ने विशाल की मां और बहन से पूछताछ की थी। उनके बयान दर्ज किए गए थे। पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी थाना क्षेत्र में एक शख्स ने एएसआई दिनेश शर्मा को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। वारदात के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी। प्राथमिक जांच में रंजिश के चलते वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। घटना मीतनगर फ्लाईओवर के पास की है। मीतनगर फ्लाईओवर के पास एक शख्स ने गोली बरसा दी और एक गोली मोटरसाइकिल सवार दिल्ली पुलिस के एएसआई दिनेश शर्मा और दूसरी गोली स्कूटी सवार अमित को जा लगी। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते जग जाए हैं। सीमा पार से आए आतंकी अक्सर भारत पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि भारत इन हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देता है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लेकर जमकर राजनीति भी होती है। हाल ही में एक चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आतंकवाद खत्म करने को लेकर केंद्र सरकार के कड़े फैसलों पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि आज भारत में मोदी की मौजूदगी सरकार है। आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। इजराइल की वॉर कैबिनेट ईरान पर पलटवार के लिए सहमत है, लेकिन उसके समय को लेकर सदस्यों में मतभेद है। कुछ ईरान पर अविलंब चलता हमले के तो कुछ दिन के बाद सुरक्षा परिषद, अमेरिका और G7 के बाद रूस, चीन और यूरोपीय देशों ने साफ कर दिया है कि वे युद्ध नहीं चाहते हैं। यूरोपीय संघ ने सोमवार को कहा कि वे युद्ध की स्थिति में इजराइल का समर्थन नहीं कर पाएंगे। संयुक्त अरब अमीरात और उसके आसपास के देशों में मंगलवार को जमकर बारिश हुई। बारिश के चलते यूएई में प्रमुख राजमार्गों के कुछ हिस्सों में पानी भर गया और पूरे दुबई में वाहन सड़कों पर जगह जगह खड़े हो गए। दुनिया के व्यस्तम हवाई अड्डों में से एक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 25 मिनट संचालन बंद रहा। इस कारण कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी और कई विलंबित हो गई। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।